हाँ छात्रों, आज बी ए पार्ट सेकंड का जो अगला टॉपिक है अपना, उसकी बात कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। बी ए पार्ट सेकंड का जो दूसरा जो टॉपिक है अगला, यह संसाधन भूगोल की बात करें। संसाधन भूगोल का अगला जो टॉपिक है वो अपना है संसाधन भूगोल की उपागम। आज अपन बात करेंगे संसाधन भूगोल की उपागम के बारे में बात करेंगे। अब जो रिसोर्स ज्योग्राफी का अप्रोच क्या होता है, अब देखिए समझिए आप, अब संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी की जब आप बात कर रहे थे, संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी की परिभाषा क्या होती है, संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या होती है, या संसाधन भूगोल में किसका अध्ययन होता है, और आप बात करें संसाधन भूगोल की विषय वस्तु क्या होती है, आप ये बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट से हम बात यहीं करेंगे, संसाधन भूगोल रिसर्च ज्योग्राफी का संसाधन भूगोल की उपागम क्या होती है। इस उपागम को अप्रोच बोलते हैं। ये उपागम की बात करते हैं हम किसी भी जब आप बात करते हैं, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, चाहे रिसर्च ज्योग्राफी की बात करें, चाहे आप रिसोर्स ज्योग्राफी की बात करें, जब बात आती है एक अप्रोच बात आती है, उपागम क्या होता है, उपागम अप्रोच क्या होती है। और जो आपका जो विषय वस्तु है, आपकी जो प्रकृति है, उसको किस रूप में किया गया, उसका स्टडी किस रूप में किया गया, अध्ययन किस रूप में किया गया। अपन बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल की दो अप्रोच होती हैं, रिसर्च ज्योग्राफी की दो अप्रोच होती हैं, दो उपागम होती हैं। और दो उपागम में जो पहली उपागम है वो आपका क्रमबद्ध अध्ययन। देखिए क्रमबद्ध अध्ययन एक इस प्रकार का उपागम भी कहते हैं इसको, यानी सिस्टेमेटिक स्टडी। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना है, किसी भी रिसोर्स को पढ़ना है, किसी भी खनिज को पढ़ना है, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को पढ़ना है, तो उसके बारे में किस प्रकार से, तो हम बात पहले अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टेमेटिक स्टडी। संसाधन भूगोल की जब अध्ययन करते हैं तो संसाधन भूगोल का किस प्रकार से, उसका संसाधन भूगोल का हम क्रमबद्ध अध्ययन करें, सिस्टेमेटिक अध्ययन करें। ये नहीं संसाधन भूगोल हमने उसकी डेफिनेशन नहीं पता, हमें विषय वस्तु नहीं पता, हमें प्रकृति नहीं पता, हमें उसके अध्ययन नहीं पता, और हम बात करते हैं लास्ट में संसाधन का संरक्षण की बात करते हैं, संसाधन के नियोजन की बात करते हैं, संसाधन के प्रबंध की बात करते हैं। तो हम एक क्रम से चलें, और क्रम से इसकी अप्रोच है क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रम से, सिस्टम से कि और एक सिस्टम होता है वो रिसर्च ज्योग्राफी को एक इस प्रकार के रूपरेखा तैयार करके देता है। जैसे अभी बात कर रहे थे उपागम की बात कर रहे थे, और उपागम में क्रमबद्ध अध्ययन करना। संसाधन भूगोल में कैसा अध्ययन होना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, सिस्टेमेटिक अध्ययन होना चाहिए। जब आप सिस्टेमेटिक अध्ययन की बात करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँ ये जो विधि है, ये जो मेथड है क्रमबद्ध अध्ययन, ये भी इस विधि के द्वारा संसाधनों को अलग अलग जो रिसोर्स होते हैं उनको अलग अलग अध्यायों में बांट के, अलग अलग अध्यायों में बांट के या अलग अलग अध्यायों में व्यक्त करके उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं अब आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँ, क्रमबद्ध अध्ययन कैसे करें संसाधन भूगोल को। तो संसाधन भूगोल के अध्ययन की बात, जैसे फसलों का अध्ययन करना है, रिसोर्स ज्योग्राफी में आता है, मिट्टी आती है, कृषि आती है, तो हम बात करें फसलों का अध्ययन करना है। अब क्रॉप का अध्ययन करना है, क्रॉप की स्टडी करना है, तो फसलों के अध्ययन में गेहूँ, जैसे पहले ये कर लें कि रबी खरीफ क्या होती है, जायज़ क्या होती है, या फिर ये कहें आपका गेहूँ, चावल, मक्का आदि जो पृथक अध्याय होते हैं, ये फसल हो गई। फिर एक बात करें आप संसाधनों की बात करें, यहाँ फसल का अध्ययन हुआ है, संसाधनों की बात करता हूँ, संसाधन का अध्ययन की बात करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। खनिज संसाधन की बात आती है तो जैसे लोहा क्या है, मैग्नीज क्या है, तांबा क्या है, जब कोयला क्या है, पेट्रोल क्या है, या फिर ये इस प्रकार के, ये कहीं शक्ति की बात आ रही है तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, और खनिजों की बात आती है तो तांबा है, अभ्रक है, आपके सोना चांदी या धातु है, धातु की बात करते हैं। तो इसको इस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन करना। फसलों की बात आती है तो कौन कौन सी फसल आएगी, खनिज की बात आती है कौन कौन सा खनिज आएगा, ऊर्जा की बात आती है कौन कौन सी ऊर्जा आएगा। इस प्रकार एक क्रम होना चाहिए, और क्रम की बात करते हैं इसी प्रकार इस विभाजित किया गया है। और इस उपागम को हम अप्रोच वही सिस्टेमेटिक अप्रोच कहते हैं। और जब विश्व की विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ, अब जब बात करते हैं वर्ल्ड की
जब वर्ड की बात करते हैं, पॉलिटिकल इकाइयों की बात करते हैं, राजनीतिक इकाइयों की बात करते हैं, या देशों की बात करते हैं, या देशों की राजनीतिक इकाइयों की बात करते हैं, देशों की सीमाओं की बात करते हैं, तो उसमें संसाधनों का उत्पादन और उपयोग का अध्ययन होता है। जो भी संसाधन रिसोर्स होता है उसका उपयोग कैसे होता है। जब संसाधन का उपयोग की बात करते थे, उत्पादन कैसे होता है, संसाधनों का उत्पादन कैसा था, उपयोग है, एक क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। किसी भी, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, इसमें राजस्थान की फसल चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, और उसका उत्पादन किस रूप में हो रहा है, उसका उपयोग किस रूप में है, तो उत्पादन, उपयोग और फसल एक क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टेमेटिक होना चाहिए। तो संसाधन भूगोल की पहली उपागम है सिस्टेमेटिक अप्रोच, सिस्टेमेटिक स्टडी। दूसरी बात करता हूं मैं प्रादेशिक अध्ययन। देखिए यहाँ प्रादेशिक अध्ययन की बात करता हूँ संसाधन भूगोल के अप्रोच में, तो इसे रीजनल स्टडी बोलते हैं। अगर रीजनल स्टडी, रिसर्च ज्योग्राफी में रीजनल स्टडी किस प्रकार की होती है, संसाधन भूगोल, तो देखिए रीजनल स्टडी की बात करूँ मैं, प्रादेशिक अध्ययन की बात करूँ, तो इसमें प्रादेशिक अध्ययन इस रीजनल स्टडी के द्वारा, प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर किसी प्रदेश को, अब प्रदेश की बात करूँ मैं, एक उदयपुर वाटी की बात करूँ, झुंझुनू की बात करूँ, शेखावाटी की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, एशिया की बात करूँ, तो इस प्रकार एक प्रदेश, एक रीजन, एक रीजनल स्टडी। और इसी प्रकार अभी बात कर रहे थे एक प्रादेशिक अध्ययन, तो इसको एक इकाई मानकर, यानी किसी भी प्रादेशिक उपागम के द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की बात करते हैं, एक इकाई मानकर उनके संसाधनों का विवरण। अगर राजस्थान में कौन कौन से संसाधन हैं, राजस्थान में शक्ति संसाधन कौन से हैं, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, राजस्थान में कृषि की फसलें कौन कौन सी हैं, और एक इस रूप में अध्ययन करना, या जैविक संसाधन कैसे हैं, कृषि फसल कैसी है, जल कैसा है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज कैसा है, एक राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, ऐसे एक एक करके अगर बात करें तो पूरे भारत के राज्यों की एक इकाई मान के, एक रीजनल स्टडी मान के, तो इसलिए मैं बात करना चाह रहा था। अगर संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल की अप्रोच की बात करते हैं तो पहला क्रमगत अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल स्टडी। और ये रीजनल स्टडी बहुत ही इस प्रकार का सवाल, जैसे कई बार आता है रीजनल स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रादेशिक जो अध्ययन होता है, प्रादेशिक अप्रोच होती है, उसमें सतत विकास लगातार, उसमें एक इकाई मानकर किसी देश को इकाई माना, किसी राज्य को इकाई माना, किसी जिले को इकाई माना, किसी क्षेत्र को इकाई माना, और इकाई मान के उसका उसमें किस प्रकार का उत्पादन होता है या किस प्रकार का संसाधन होता है, खनिज संसाधन है, शक्ति संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, या कृषि संसाधन है, जल संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, वनस्पति संसाधन है, क्रम से प्रादेशिक आधार पे इकाई मान के। तो दूसरा मैं बात कर रहा था प्रादेशिक अध्ययन की बात कर रहा था, प्रादेशिक अध्ययन। आगे चल के मैं इसमें संसाधन भूगोल की बात करूं, और संसाधन भूगोल की आप उपागम दोनों पढ़ें, तो उपागम की बात करें, प्रादेशिक अध्ययन की बात करते हैं, तो प्रादेशिक अध्ययन में अभी इसी की प्रादेशिक अध्ययन को अलग अलग रूपों में पढ़ें। तो अब अप्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन, जैसे अभी बात करते हैं प्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन की बात करते हैं, और जब मैं ये कहूँ अप्राकृतिक यानी नेचुरल आती है, नॉन नेचुरल रीजनल स्टडी, और नॉन नेचुरल रीजनल स्टडी, या ये कहें फॉर्मल रीजनल स्टडी। तो इस बार ये इसमें ये कहूँ कि इस विधि में ये बात करें, सभी समान लक्षण दिखाई देते हैं, या प्रदेश को एक इकाई माना जाता है, और एक इकाई मान के इस प्रदेश को अप्राकृतिक विधि में एक इकाई मानकर उसके क्षेत्रफल में प्राकृतिक लक्षणों की समरूपता पाई जाती है। जो नेचुरल जो लक्षण होते हैं समरूपता पाई जाती है, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है या गंगा का डेल्टाई प्रदेश है। भारत की बात करें हम, हिमालय प्रदेश या गंगा का डेल्टाई प्रदेश या स्टेपी प्रदेश इस प्रकार है, तो इसके दक्कन के पठार की एक दक्कन के पठार को प्रदेश मानकर उसका संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है। कोयले का उत्पादन, या फिर ये कहीं खनिज का उत्पादन, या कहीं बॉक्साइट, लोहा, या किसी भी प्रकार का, तो इसका इसलिए कहते हैं अप्राकृतिक संसाधन, अप्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये कहें जनसंख्या का वितरण क्या होता है, जनसंख्या निर्माण क्या होता है, इसमें भी ये भी ले सकते हैं मृदा क्या होती है, परिवहन जाल क्या है, तो आदि संसाधन उपयोग की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो अभी बात कर अप्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन। जब बात आती है इसी में दूसरे जातीय प्रादेशिक अध्ययन, जब मैं जातीय
प्रादेशिक अध्ययन की बात करता हूँ, संसाधन भूगोल की उपागम की मैं बात करता हूँ, और इसमें प्रादेशिक अध्ययन में दूसरा जातीय प्रादेशिक जेनेटिक बात आती है, जेनेटिक रीजनल स्टडी। देखिए इसका बहुत बेसिकली ये जेनेटिक रीजनल स्टडी की बात करते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो मैं कहूँ कि ये जो अर्थ है ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक समान भौतिक, यानी पृथ्वी पर एक समान भौतिक समरूपता रखने वाले, फिजिकल रूपता, यानी इस पृथ्वी पर भौतिक रूपता रखने वाले कौन से प्रदेश हैं, या कुछ जाति समूह के प्रदेश हैं, या किसी धर्म संप्रदाय के प्रदेश हैं, या किसी आप जातीय संप्रदाय के, वर्ग विशेष संप्रदाय के हैं। जैसे हम बात अभी करते हैं इसमें, अगर जातीय प्रादेशिक अध्ययन की बात करूं तो मैं जेनेटिक की बात करूं, जैसे मानसूनी प्रदेश, जैसे भारत में बात करते हैं हम, या मानसूनी, भारतीय मानसूनी प्रदेश, या कहीं भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब ये वर्ड की बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, या ये कहीं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, या ये कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, या कहीं घासीय प्रदेश, उष्ण घासीय प्रदेश, या शीतोष्ण कटिबंधीय घासीय प्रदेश। तो इस प्रकार, या कहें कृषि खनिज कृषि प्रदेश या खनिज प्रदेश। तो इस प्रकार जातीय प्रदेश के अध्ययन की बात ये करते हैं कि उस प्रदेश में, उस रीजन में, उस क्षेत्र में एक इस प्रकार का सिस्टम हो, एक इस प्रकार के रीजनल स्टडी हो जिसमें समरूपता पाई जाती है। और समरूपता में आप इस रूप के, अगर ये मानसूनी प्रदेश है या ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है, और इस प्रकार के इसमें भौतिक समरूपता पाई जाती है। जब मैं बात करूं आगे कार्यात्मक प्रादेशिक अध्ययन की बात करता हूं, अब प्रादेशिक अध्ययन की जो चौथा है कार्यात्मक, और कार्यात्मक की बात करता हूं तो फंक्शन रीजनल स्टडी की बात आती है। कार्य का माने कार्य के आधार पर, संसाधन भूगोल की बात करूं, कार्य के आधार पर संसाधन रिसोर्स होता है। अब कार्य के आधार पर फंक्शन रीजनल स्टडी की मैं बात करूं तो इस उपागम के द्वारा ऐसे क्षेत्रों को एक प्रदेश माना है, ऐसे कोई रीजन है, ऐसे कोई क्षेत्र, उनको क्या माना है, एक ऐसे क्षेत्र प्रदेश को एक प्रदेश माना है, ऐसे क्षेत्रों को, और जिसके संपूर्ण क्षेत्र में एक समान संसाधन पर्यावरण पाया जाता है, समान पर्यावरण एनवायरमेंट पाया जाता है उस क्षेत्र में, और समान पर्यावरण पाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, ऐसे यहाँ सभी जगह एक समान कार्य और संगठन की समानता होती है। अगर पर्यावरण समान होता है, जलवायु क्लाइमेट समान होती है, तो वहाँ का जो कार्य होती है ह्यूमन पावर की, मैन पावर का जो कार्य होता है वो समान जैसा होता है। जैसे मैं अभी इसका एक ये कहूँ, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध तीनों में अंतर होता है। उष्ण कटिबंध की बात करूं, उष्ण कटिबंध के जो मैन पावर है, उनकी जो कार्य शक्ति है, काम करने की शक्ति है, वो कार्य शक्ति क्या है, कम है शीत कटिबंध की अपेक्षा। जैसे मैं भारत की बात करूं और शीत कटिबंध अमेरिका कनाडा की बात करूं तो वहाँ की जो मैन पावर की जो कार्य करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा है, जबकि भारत के मैन पावर की कार्य शक्ति, क्योंकि क्लाइमेट का कारण है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण उसमें कार्य शक्ति भी चेंज हो जाती है। इसलिए अभी बात यही कर रहे थे, एक समान संसाधन पर्यावरण पाया जाता है और एक समान कार्य संगठन की समानता होती है, जो विशिष्ट एक कार्य होते हैं। जैसे परिवहन की बात करें, यातायात की बात करें, या परस्पर संबंध होते हैं। जैसे अब बात करते हैं पशुचारण प्रदेश होते हैं, कृषि प्रदेश होते हैं, निर्माण उद्योग होते हैं, और निर्माण उद्योग भूमि उपयोग प्रदेश होते हैं। तो इस प्रकार पर्टिकुलर हम किसी की उदाहरण लेना चाहें तो चीन का दक्षिणी मंचूरिया, चीन का जो दक्षिणी मंचूरिया है वह कार्यात्मक प्रदेश कहलाता है। अगर इसके अलावा हम बात करें चाइना की यांगत्से घाटी की बात करें तो कार्यात्मक प्रदेश कहलाता है। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग या पिट्सबर्ग की बात करें या यांग टाउन की बात करें तो वो कार्यात्मक प्रदेश कहलाता है। जब हम बात करते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं, भारत की लौह इस्पात की जगह पर आपका जो दक्षिणी भाग होता है, केरल कर्नाटक वाले की बात करते हैं, या फिर राजस्थान के जहाँ जिप्सम मिलता है उस क्षेत्र की बात करें, लौह इस्पात की बात करें, या तांबा जैसे खेतड़ी सिकाना झुंझुनों में तांबा मिलता है उसकी बात करें। तो इस प्रकार क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे कार्यात्मक कहते हैं, कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। या दक्षिणी अमेरिका में मध्य चील को कहते हैं कार्यात्मक रीजन कहते हैं। जब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग होता है केप टाउन, वो कार्यात्मक प्रदेश कहलाता है। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाता है, वो कार्यात्मक रीजन कहलाता है, कार्यात्मक रीजन कहलाता है।
इस प्रकार अभी बात कर रहे थे अपन। अब प्रादेशिक अध्ययन की बात कर रहे थे। प्रादेशिक अध्ययन की बात करें तो हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जातीय प्रादेशिक अध्ययन पढ़ रहे थे, कार्यात्मक प्रादेशिक अध्ययन, और चौथा इसमें आता है विशिष्ट। अगर चौथे की इसकी बात करें, प्राकृतिक प्रदेश की बात करें, ये हो गया नॉन नेचुरल रीजन। जब जातीय प्रदेश की बात करें, ये हो गया कार्यात्मक प्रदेश की बात करें, फंक्शन की बात करें, और अब बात आ रही है आपके विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन। संसाधन भूगोल की अप्रोच में प्रादेशिक अध्ययन में जो चौथा जो है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन। इसे ये भी कहते हैं स्पेशलाइजेशन रीजन भी कह सकते हैं, विशिष्ट रीजन भी कह सकते हैं। स्टडी इसमें ऐसा, इस रीजन में, इस प्रदेश में ऐसे भूभाग आते हैं, ऐसा क्षेत्र आता है, ऐसा रीजन आता है और ऐसा प्रदेश आता है जिसको एक प्रदेश माना जाता है, एक इकाई माना जाता है, जिसके समस्त क्षेत्र में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय, जो भौतिक तत्व होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, भौतिक तत्वों के साथ मानवीय जो क्रियाकलाप या आर्थिक परिवेश में समरूपता पाई जाती है। भौतिक और मानवीय कार्यों में आपस में समरूपता पाई जाती है, इंटर रिलेशन समरूपता पाई जाती है। वे प्रदेश अपने आकार में, वो रीजन होता है अपने आकार में, अपने संरचना में, स्ट्रक्चर में, और अपने विशिष्ट आर्थिक कार्यों में, जो स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक जो फंक्शन होते हैं उनमें, उनके द्वारा भारत को, जैसे हम बात करें ऐसे कौन से होते हैं, विशिष्ट प्रादेशिक रीजन की बात करें और विशिष्ट प्रादेशिक रीजन में बात करें तो भारत की बात करता हूँ, जैसे दामोदर घाटी है, और भारत का दामोदर घाटी विशिष्ट रीजन कहला जाता है। इसका विशिष्ट जब दामोदर घाटी की बात करता हूँ, विशिष्ट रीजन कहलाता है। मैं ये कहूँ जर्मनी का रूट क्षेत्र होता है, जर्मनी का ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जर्मनी का रूट क्षेत्र होता है, एक विशिष्ट रीजन कहलाता है। या मैं राजस्थान की बात करूं और राजस्थान के इसी की एक उदाहरण दूं, राजस्थान के मकराना इसी प्रकार का विशिष्ट रीजन कहलाता है। तो हम बात ये कर रहे थे, अब संसाधन भूगोल की अप्रोच की बात कर रहे थे, उपागम की बात कर रहे थे। ये उपागम है, ये अप्रोच है, और ये क्रमगत अध्ययन है, सिस्टमेटिक, ये प्रादेशिक अध्ययन है, ये आपका रीजनल स्टडी है। और प्रादेशिक अध्ययन के प्राकृतिक प्रादेशिक अध्ययन, जातीय और कार्यात्मक और विशिष्ट। अब मैं बात करता हूँ आगे संसाधन भूगोल का इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है। जब संसाधन भूगोल के महत्व की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं, तो देखिए वर्तमान में बात करूँ, मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ, रिसोर्स की, संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज वर्तमान समय में जो देखा जाए, अर्थ के ऊपर जो भी रिसोर्स है उसकी इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस कब होती है? इम्पोर्टेंस मानव उस संसाधन का उपयोग करने के बाद या उस संसाधन को यूज करने के बाद या यूज होने के बाद उस संसाधन का एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, और वो संसाधन क्या होता है, उस संसाधन से मानव आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो उसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है वो संसाधन। जैसे हम अभी जैसे वनों को काम में नहीं ले रहे थे, और वनों को ईंधन के, सिर्फ ईंधन के काम में आता था, जलाऊ लकड़ी के रूप में काम आता था, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई, जलाऊ लकड़ी तक इम्पोर्टेंस थी जलाने के लिए, लकड़ी की इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसे जैसे ईंधन को दवाइयों के रूप में, केमिकल दवाइयों के रूप में, कागज़ के रूप में, या इस वनस्पति को फर्नीचर के रूप में, मकान के रूप में, अनेक कामों में काम लेने के लिए गए, क्या हो गया, वन इम्पोर्टेंस हो गया, वन संसाधन इम्पोर्टेंस। वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो बात वही कर रहे थे, वर्तमान में मानव की जो समस्त आवश्यकताएं किसी न किसी संसाधन पर निर्भर है। मानव की जो आवश्यकताएं, ह्यूमन की आवश्यकताएं हैं कि मैं आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, आज मुझे मैं ये सुविधा मकान बन जाए तो फिर कहेगा मुझे ये नहीं, पूरी बिल्डिंग बन जाए, फिर आकांक्षाएं रहती हैं। तो आकांक्षा का मतलब वर्तमान में मानव की जो समस्त आवश्यकताएं किसी न किसी संसाधन पर निर्भर होती हैं, और इन आवश्यकताओं में मनुष्य के या मानव की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। और इन संसाधनों के पीछे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे विकास के इस युग में संसाधनों का महत्व उतना ही अधिक बढ़ गया जितना मानव का बौद्धिक ज्ञान है। जैसे मानव का बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि का या ज्ञान का
है उसी प्रकार संसाधनों का है। अपने तकनीकी ज्ञान व कार्यक्षमता के आधार पर मानव ने अपने जीवन यापन को अपने देखिए जितना मानव को बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे मानव अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धि का विकास अधिक होता रहता है, अपनी तकनीकी ज्ञान व कार्यक्षमता के आधार पर मनुष्य ने अपनी जीवन यापन को आसान बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे हैं। और नए नए तरीकों की बात करें तो ये सभी नवीन खोज या संसाधनों पर निर्भर है। और संसाधन भूगोल मनुष्य की निम्न समस्याओं का या संसाधन का, जैसे बात अभी करें संसाधन का उचित प्रबंध और संरक्षण, जब तक संसाधन का उचित मैनेजमेंट नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, कन्वर्जेशन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। जैसे वर्तमान औद्योगिक विकास को जब मैं उस दर के कारण संसाधन उपयोग की दर मतलब उच्च हो गई है, इसके जिसके कारण संसाधन भंडार समाप्त होने लगे हैं और इसके भविष्य में उपलब्धता पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए संसाधन भूगोल में इस बात पर जोर दिया गया है, संसाधन पर इस बात पर जोर दिया गया है कि मानव अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण कर सके। यानी कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करे और बचाने के लिए आने वाले समय के को संरक्षण करे, आने वाले समय आने वाली पीढ़ी को कुछ बचाए रखे। संसाधनों की जब उपलब्धता की जानकारी आती है तो संसाधन भूगोल में विश्व में पाए जाने वाले प्राकृतिक पूरे वर्ल्ड में प्राकृतिक मानवीय संसाधनों के बारे में जब विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है तो संसाधनों के वितरण और उनके उपयोग की विधियाँ इन पर आधारित और आर्थिक गतिविधियाँ संसाधन भूगोल पर उपलब्ध है। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँ, संसाधन भूगोल की अप्रोच की बात कर रहा था, उपागम की बात कर रहा था। उपागम तो वर्तमान संसाधन संकट के युग में हमें संसाधनों को उचित तरीके से दोहन करना होगा, संसाधनों को उचित तरीके से काम लेना होगा और उनकी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। और संसाधन भूगोल में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर के आधार पर उनके संरक्षण की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी बनाई गई हैं, जो नीतियाँ तैयार की जा रही हैं, जैसे वनों का उन्मूलन है, मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन है, ऊर्जा संकट की बात करें, जल संकट है, जलवायु परिवर्तन है, आदि समस्याओं को उपलब्ध संसाधनों की मात्रा के आधार पर, ये जो क्वांटिटी है इस मात्रा के आधार पर समझाया गया है या इसको सुलझाया गया है। संसाधन भूगोल या संसाधन भूगोल के संरक्षण में संतुलन किया गया है और संतुलन के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वर्तमान औद्योगिक युग में संसाधन भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में काम करती है, महत्वपूर्ण शाखा के रूप में आज दिखाई दे रही है। तो इसलिए अभी मैं बात करना चाह रहा था भाई संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल की उपागम की बात कर रहा था। उपागम क्या होती है, अप्रोच क्या होता है, और जब उपागम और अप्रोच की बात करते हैं तो उपागम और अप्रोच में ये कहें कि ये आपकी दो उपागम क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन होता है। तो हम इसी में बात करते हैं संसाधन का इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे। संसाधन की मांग एवं पूर्ति का निर्धारण होता है। जैसे जैसे मांग होती है, आवश्यकता होती है, इसी प्रकार उसकी पूर्ति का निर्धारण होता रहता है। आप जैसे जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार आप मांग बढ़ती है। तो इसी प्रकार में संसाधनों की या फिर ये कहें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तब होगा। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, क्योंकि संसाधन भूगोल का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसका नेचुरल जो रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट होना चाहिए और मैनेजमेंट उचित तरीके से दोहन करें। कोई भी संसाधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन में आप खनिजों की बात करें, मिट्टी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, आप वनस्पति की बात करें या जीवित संसाधन की बात करें, इनको उचित तरीके से, जैसे आप संसाधनों की बात करते हैं तो एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव संसाधन। तो जब मैं धीरे धीरे जब मानवीय संसाधन, जैविक संसाधनों की बात करता हूँ तो धीरे धीरे इस प्रकार कुछ आज पृथ्वी पर कुछ जीव जंतु या कुछ जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। उसका कारण वो धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति थी खत्म हो गई हैं और इस प्रकार वो संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। आप ये कहें आज से 3 दशक पहले, मैं ये कहूँ जल संसाधन की बात करता हूँ तो 3 दशक पहले वाटर लेवल ऊपर था, बहुत ऊपर था, और आज बात करूँ 30 दशक बाद या 30 साल बाद में वाटर लेवल बहुत गहरा गया। तो इसका कारण
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं, जनसंख्या बढ़ती तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और आवश्यकता बढ़ती संसाधनों का उपयोग करते हैं, और उपयोग करते हैं तो संसाधनों का क्या होता है, संरक्षण ही होता है। इसलिए हम आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करें, और उपयोग करें या उसी प्रकार संसाधनों का संरक्षण होगा, संसाधनों का मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा। और ये क्लास में यहीं तक आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है यहीं तक। नेक्स्ट जो क्लास है वो अपन आगे लेंगे। थैंक यू।